रिधि जब घर आई तो ड्राइंग रूम में किसी को बैठा देखकर थोड़ी रुक गई। जैसे ही उसकी नजर यूएस पर पड़ी, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। डी बोलते हुए वो सीधा भागकर सुहानी से जा चिपकी। सुहानी भी हंस पड़ी और उसने प्यार से रिधि को गले लगा लिया। रिधि एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट जंप करते हुए बोली, डी आप यहाँ, वाओ, ए फ्लैट टू डबल मस्ती होगी। खुशी के साथ आप भी, घर पूरा फन जोन बन जाएगा। खुशी साइड में खड़ी अन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने थोड़ा ड्रामेटिक स्टाइल में बोला, रुको रुको, अभी तो असली सरप्राइज बाकी है। रिधि ने क्यूरियस होकर पूछो, क्या सरप्राइज? तब सुशीला जी ने प्यार से बताया, सुहानी अब कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि अब यही हमारे साथ रहेगी। ये सुनते ही रिधि एक सेकंड के लिए शॉक में रह गई और अगले हाई पैल वो फिर से सुहानी को टाइट हग करते हुए ऑलमोस्ट चिल्लाए, सच में डी? मतलब अब आप यही रहोगी? OMG, अब टू रोज मूवी नाइट, गॉसिप और मस्ती होगी। खुशी भी तुरंत बोल पड़ी, बस एक बात याद रखना रिधि, सुहानी दी मेरी पार्टनर है, तू थर्ड व्हील बनेगी। हवाओ, रिधि ने फेक गुस्सा दिखाते हुए कहा, मेन टू क्वीन हूँ यहाँ की। तुम दोनों मेरे अंडर काम करोगे। अन तीनों की हंसी और मस्ती से पूरा घर गूंज उठा। दूर खड़े राजीव जी और सुशीला जी उन्हें इतनी खुशी से साथ मस्ती करते देखकर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। उन्हें लग रहा था कि सुहानी के आने से घर में फिर से एक अलग ही रौनक आ गई है। शाम होते होते घर का माहौल और भी प्यारा हो गया था। सुहानी और खुशी सीधा किचन में सुशीला जी की हेल्प करने पहुंच गई। तीनों मिलकर हेस्ट बातें करते हुए डिनर की प्रिपरेशन करने लगे। आज तो गुप्ता हाउस में छोटी सी दावत जैसा माहौल था, क्योंकि सुहानी इतने दिनों बाद घर आई थी। इसलिए सुशीला जी और सुहानी ने सबका फेवरेट खाना बनाया, गर्मा गर्म पनीर की सब्जी, दाल तड़का, जीरा राइस, फुलके और डेजर्ट में क्रिस्पी जलेबी। किचन से आती खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। राजीव जी ने एक बाइट लेते हुए मुस्कुरा कर कहा, वाह सुशीला, आज तू कमाल का खाना बनाया है। बहुत दिनों बाद इतना टेस्टी डिनर खाया है। सुशीला जी हल्की सी मुस्कुराई और सुहानी की तरफ देखकर बोली, इसमें सुहानी का भी पूरा हाथ है। उधर रिधि तो जैसे खाने पर टूट ही पड़ी थी। वो बड़े बड़े चटकारे लेते हुए खाना खा रही थी। खुशी उससे देखकर चिढ़ाते हुए बोली, अरे धीरे खा रिधि, कोई तेरा खाना छीन नहीं रहा। रिधि मुंह भर के खाना खाते हुए ही बोल पड़ी, चुप कर तू, इतना टेस्टी खाना हो तो कंट्रोल नहीं होता। सब हंस पड़े। खाने के बाद जब जलेबी टेबल पर आई तो असली ड्रामा शुरू हो गया। खुशी ने जल्दी से प्लेट से 2 जलेबी उठा ली। ये देखते ही रिधि चिल्लाई, ओए, इतनी सारी जलेबी मत ले, मुझे भी चाहिए। खुशी ने शैतानी से कहा, जो पहले ले ले, जलेबी उसकी। रूल सिंपल है। रिधि तुरंत उसकी प्लेट की तरफ हाथ बढ़ते हुए बोली, एक जलेबी द वारना मेन अभी ले लूंगी। दोनों जलेबी को लेकर बच्चों की तरह बहस और खींचतानी करने लगे। तभी सुशीला जी ने थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में कहा, बस, दोनों चुप हो जाओ, जलेबी के लिए लड़ रहे हो जैसे कभी खाई ही नहीं। सुशीला जी की दांत सुनते ही खुशी और रिधि दोनों सीधा होकर चुपचाप बैठ गए। रिधि धीरे से मम्बलिंग करते हुए बोली, मम्मी। खुशी ने ही स्टार्ट किया था और खुशी भी हल्की सी शक्ल बनाकर बोली, मैंने क्या किया, जलेबी हाई टू ली थी। अन दोनों के क्यूट एक्सप्रेशंस देखकर राजीव जी और सुहानी हंस पड़े और घर का माहौल फिर से हंसी मजाक से भर गया। डिनर के बाद सुहानी और खुशी ने सुशीला जी के साथ मिलकर किचन समेटने में हेल्प की। बर्तन रख दिए, टेबल क्लीन कर दिया और सब काम खत्म करके तीनों बहनें हल्की सी थकावट के साथ छत, टेरेस पर जा बैठी। रात की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में चांद भी चमक रहा था। ऐसे प्यारे माहौल में तीनों गप्पे मरने लगी। थोड़ी देर बाद रिधि क्यूरियस होकर सुहानी से बोली, डी, मुंबई की लाइफ कैसी होती है? वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है? मूवीज जैसा होता है क्या? सुहानी उसका एक्साइटमेंट देखकर प्यारी सी स्माइल करते हुए बताने लगी, मुंबई बहुत फास्ट सिटी है रिधि, वहाँ सब लोग हमेशा बिजी रहते हैं। सुबह से रात तक भाग दौड़ चलती रहती है। लेकिन सिटी बहुत ब्यूटीफुल भी है, बीच, लाइट्स, कैफेज और वहाँ हर टाइप के लोग मिलते हैं। रिधि तो जैसे सपनों में ही खो गई। वो ड्रीमी फेस बनाकर बोली, काश मैं भी मुंबई जा सकती और फिर वहां से कोरिया चली जाती। ये सुनते ही खुशी ने तुरंत उसके सिर पर हल्की सी तापी मारी और हंसी में बोली, सुहानी दी, इसके सिर से ये चाइनीज बॉयज का भूत कभी नहीं उतरेगा।
रिद्धि ने तुरंत गुस्से से खुशी को देखा और उससे करेक्ट करते हुए बोली, चाइनीज नहीं खुशी डी, कोरियन, और वो भी बीटीएस बॉयज। दे आर माई फेवरेट एंड माई ड्रीम बॉयज। खुशी ड्रामेटिक स्टाइल में हाथ जोड़कर बोली। बस बस, फिर शुरू हो गई मैडम की बीटीएस की कहानी। सुहानी दोनों की क्यूट नोक झोंक देखकर हंस पड़ी। रिद्धि फिर ड्रीमी टोन में बोली, सोचो डी, अगर कभी मैं बीटीएस के कॉन्सर्ट में जा सकूं तो मैं तो वही बेहोश हो जाऊंगी। खुशी तुरंत बोल पड़ी, टू कॉन्सर्ट में नहीं, सीधा हॉस्पिटल में मिलेगी फिर। ये सुनते ही तीनों जोर से हंसने लगी और टेरेस पर उनकी हंसी रात की शांति में गूंज उठी। रिद्धि अपने बीटीएस के गुणगान गाते हुए फुल एक्साइटमेंट में थी। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पे एक अलग हाई ग्लो। वो फोन में फोटो स्क्रॉल करते हुए बोली, आप नहीं जानती सुहानी दीदी, बीटीएस कितने फेमस है और कितने हैंडसम, क्यूट और चार्मिंग भी। फिर उसने जल्दी जल्दी गैलरी खोली और एक फोटो सुहानी के सामने कर दी। देखो दीदी, ये कितना हैंडसम है ना, और ये देखो तायोंग, मेरा फेवरेट, कितना क्यूट और मस्त लगता है। रिद्धि के बोलने का एक्साइटमेंट देखकर सुहानी हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने प्यार से रिद्धि के सिर पे हल्का सा तप किया और थोड़ी शरारत भरी आवाज में बोली, अरे मैडम, कहाँ से सीखती हो ये सब? थोड़ा ध्यान अपनी पढ़ाई पे भी दे दिया करो। रिद्धि तुरंत मुंह बनाकर बोली, दीदी पढ़ाई भी करती हूँ मैं, पर थोड़ा एंटरटेनमेंट भी जरूरी होता है, और बीटीएस को सुन के मूड भी फ्रेश हो जाता है। ये सब देखकर पास बैठी खुशी जोर से हंस पड़ी, टीयर्स ऑफ जॉय। बस रिद्धि, अब अपने बीटीएस को थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे और हमें भी शांति से बात करने दे, वरन तू पूरी रात उनकी ही कहानी सुनाती रहेगी। रिद्धि ने नखरे से कहा, हाँ हाँ ठीक है, पर एक दिन आप दोनों भी बीटीएस के फैन बन जाओगे, याद रखना। उसकी बात सुन के तीनों बहनें चैट पर बैठी हंसी मजाक और गप्पे मरते हुए रात का मजा लेने लगी। हंसिया चांद वन अगली सुबह अर्नव और अभिमान हॉस्पिटल में प्रताप जी से मिलकर बाहर निकले। नैनाजी ने भी उन्हें थोड़ा रेस्ट करने को कहा, लेकिन आज उनकी पार्टी की इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए दोनों सीधा वहां से निकल पड़े। जैसे ही उनकी ब्लैक एसयूवीएस का कॉन्वॉय मेन रोड पर पहुंचा, पुलिस और सिक्योरिटी ने पूरा रोड ब्लॉक कर दिया था ताकि वीआईपी कार्स बिना रुकावट के निकल सके। लेकिन इस वजह से रोड के दोनों तरफ आम लोगों की भरी भीड़ जमा हो गई थी। ऑटो, बाइक्स, कार्स सब लाइन में खड़े थे। लोग 15-20 मिनट से बस रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे थे। उसी भीड़ में खुशी भी खड़ी थी। आज वो कॉलेज जा रही थी। पहले तो उसने सोचा थोड़ी देर में रास्ता क्लियर हो जाएगा, लेकिन 20 मिनट बीत गए और कोई मूवमेंट नहीं हुई। धूप भी बढ़ने लगी थी और लोग भी बेचैन होने लगे थे। खुशी ने गुस्से से अपने आसपास देखा और चिढ़ कर बोली, यार ये क्या वीआईपी कल्चर है, इनके लिए पूरा रोड ब्लॉक कर देते हैं और आम लोग यहाँ खड़े खड़े वेट करते रहे, जैसे हमारी कोई वैल्यू हाई नहीं है। उसके पास खड़ा एक आदमी भी बोल पड़ा, बिल्कुल सही कहा बेटा, नेता लोगों के लिए सब कुछ और आम जनता बस इंतजार करे। ये सुनते ही खुशी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने दूर से आती ब्लैक लग्जरी कार्स का कॉन्वॉय देखा और गुस्से में बड़बड़ाने लगी, इन वीआईपी लोगों को लगता है रोड इनके बाप का है, आम जनता को कितनी प्रॉब्लम होती है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी पुलिस वाले लोगों को और पीछे हटने को कहने लगे क्योंकि अर्नव की कार सबसे आगे आ रही थी। लेकिन खुशी का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। वो सीधा रोड के थोड़ा आगे बढ़कर खड़ी हो गई, जैसे उससे ये वीआईपी ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं आया हो। अर्नव और अभिमान का कॉन्वॉय धीरे धीरे रोड पर बढ़ ही रहा था कि अचानक एक छोटी सी बच्ची भीड़ से निकलकर रोड के बीच आ गई। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगा दिए और सारी कार्स वहीं रुक गई। भीड़ में खड़ी खुशी ने जैसे ही ये देखा, वो तुरंत आगे बढ़ी। उसने जल्दी से उस बच्ची का हाथ पकड़ा और यूज रोड के साइड पर ले आए। बच्ची को सेफ देखकर खुशी ने थोड़ा सा सुकून की सांस ली, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। वो सीधा अर्नव की कार के पास गई और ड्राइवर के साइड वाले ग्लास पर नॉक किया। ड्राइवर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और ग्लास नीचे कर दिया। बस फिर क्या था, खुशी का गुस्सा फूट पड़ा। ये क्या तरीका है ड्राइव करने का? ऐसे कैसे आप लोग पूरा रास्ता ब्लॉक कर सकते हो? आम जनता का भी कभी सोचा है आपने? उसने गुस्से से आसपास खड़ी भीड़ की तरफ इशारा किया। देखिए कितने लोग 20 मिनट से यहाँ खड़े वेट कर रहे हैं। किसी को ऑफिस जाना है, किसी को कॉलेज, पर आप लोगों के वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए सबको रोक दिया जाता है। ड्राइवर ने शांति से उसकी बात सुनी।
उससे समझ आ गया था कि लड़की का गुस्सा गलत नहीं है, इसलिए उसने कामली कहा, माफ करना बेटा, हमें सच में बच्ची दिखी नहीं। अगर तुम टाइम पर यूज साइड नहीं करती तो प्रॉब्लम हो सकती थी। थैंक यू उससे बचाने के लिए। लेकिन खुशी अभी भी थोड़ी टेंस्ड और गुस्से में थी। थैंक यू बाद में बोलना, पहले ये वीआईपी ड्रामा कम करो। रोड सबका होता है, सिर्फ किसी एक का नहीं। ड्राइवर और खुशी की नोक-झोंक चल ही रही थी कि कार के अंदर बैठे अर्णव और अभिमान सब कुछ सुन रहे थे। अभिमान ने हल्का सा स्मर्क किया और धीरे से बोला, भाई, ये लड़की तो बड़ी डेंजरस लग रही है। कार के अंदर अर्णव और अभिमान दोनों चुपचाप बाहर का सीन देख रहे थे। ड्राइवर और खुशी की नोक जेहेचो के क्लियरली सुनाई दे रही थी। खुशी बिल्कुल बिना डरे ड्राइवर को सुना रही थी, रोड सबका होता है, सिर्फ किसी एक वीआईपी का नहीं। थोड़ा आम जनता का भी सोचा कीजिए। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और सच्चाई भी। ये सब देखकर अभिमान के चेहरे पर हल्का सा अम्यूज्ड स्माइल आ गया। वो थोड़ा झुककर ग्लास से बाहर देखते हुए बोला, क्या बात है भाई, आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई हमारे आदमियों के सामने सीधा आंख उठाकर बात करने की, और ये लड़की तो सीधा क्लास लगा रही है। स्मर्क उसने थोड़ा मजाक में कहा, और वो भी हमारे ड्राइवर की, बिना ये जाने की कार में कौन बैठा है। अभिमान भी क्यूरियोसिटी में यूएस लड़की का चेहरा देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन खुशी के लंबे खुले बाल बार बार उसका चेहरा छुपा रहे थे। कभी वो थोड़ा साइड मुड़ती तो बाल उसके फेस पर आ जाते, कभी वो दूसरी तरफ देखने लगती। अभिमान ने थोड़ा और झुक कर देखने की कोशिश की, फिर हल्की सी हंसी के साथ बोला, स्ट्रेंज, इतनी हिम्मत वाली लड़की है और फेस ही नहीं दिख रहा। उसी वक्त खुशी ने बच्ची को साइड किया, ड्राइवर को लास्ट वार्निंग जैसी नजर से देखा और फिर गुस्से में पलट कर भीड़ में चल दी। अभिमान ने जल्दी से ग्लास से बाहर देखा, लेकिन तब तक वो भीड़ में गायब हो चुकी थी। उसने हल्की सी क्यूरियोसिटी के साथ कहा, भाई, लड़की में दम है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो गलत बात पर सीधा बोल देते हैं। अर्णव कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी नजर भी कुछ पाल तक उसी डायरेक्शन में टिकी रही जहां वो लड़की अभी अभी गई थी। अर्णव कार के अंदर बैठा अपने फोन में कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स चेक कर रहा था। तभी बाहर से एक तेज और तीखी आवाज उसके कानों तक पहुंची। खुशी ड्राइवर से गुस्से में बात कर रही थी और उसकी आवाज में इतना कॉन्फिडेंस और हिम्मत थी कि अर्णव का ध्यान अपने फोन से हट गया। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी की आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया हो। उसने धीरे से अपनी नजर फोन से उठाकर कार के ग्लास से बाहर देखा। बाहर उससे बस एक लड़की की झलक नजर आई। वो सिंपल सी कुर्ती सलवार में थी और उसके लंबे खुले बाल हवा में हिल रहे थे, जो बार बार उसका चेहरा छुपा रहे थे। अर्णव ने थोड़ा साइड से झुककर उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसके बाल उसका फेस कवर कर लेते। उसकी नजर बस उसकी तेज बॉडी लैंग्वेज और हिम्मत पर ही टिक कर रह गई। थोड़ी देर बाद खुशी ने बच्ची को प्यार से साइड किया और फिर गुस्से में कुछ बोलते हुए भीड़ में वापस चली गई। जब अर्णव ने दोबारा बाहर देखा तो वो लड़की वहां से जा चुकी थी। ए फ्लैट अर्णव का ध्यान रोड पर खड़ी भीड़ और पुलिस बैरिकेड पर गया। उसने थोड़ा सीरियस होते हुए अभिमान की तरफ देखा और पूछा, ये सब हमारे लिए किया गया है? अभिमान ने हल्का सा सिर हिलाकर कहा, हाँ भाई, सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल की वजह से। अर्णव का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसने सीधी और ठंडी आवाज में कहा, मुझे ये वीआईपी ट्रीटमेंट बिल्कुल पसंद नहीं है। आम लोगों को तकलीफ देकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो उसका क्या फायदा? फिर उसने क्लियरली कहा, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। रोड ब्लॉक करके लोगों को रोका ना जाए। अभिमान अर्णव को अच्छी तरह जानता था। उससे तुरंत समझ आ गया कि अर्णव सच में सीरियस है। उसने तुरंत फोन निकला और सिक्योरिटी स्टाफ को ऑर्डर दे दिया, आगे से कॉन्वॉय के लिए पूरा रोड ब्लॉक नहीं होगा। ट्रैफिक नॉर्मल रहेगा। ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है। ऑर्डर पास हो गया। कार फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन अर्णव का ध्यान कुछ पाल के लिए अभी भी उस अनजान लड़की की आवाज और उसकी झलक में अटका हुआ था। उसने एक पाल के लिए खिड़की के बाहर देखा, जैसे वो भीड़ में यूएस लड़की को दोबारा ढूंढने की कोशिश कर रहा हो, पर अब वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। खुशी वहां से निकलकर सीधा अपने कॉलेज चली गई। रास्ते में उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके दिमाग में ना वीआईपी कॉन्वॉय था और ना हाईएस कार में बैठा कोई आदमी। उसकी दुनिया बहुत सिंपल थी, उसका कॉलेज, उसका घर और उसकी फैमिली।
खुशी अन लड़कियों में से थी जो छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढ लेती है। शायद इसीलिए उसका नाम भी बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी जैसा था, खुशी। स्माइल। वो हमेशा मुस्कुरा कर बात करती, सबकी हेल्प करने को रेडी रहती और किसी को भी उदास देखना उससे बिल्कुल पसंद नहीं था। कॉलेज में भी उसके फ्रेंड्स अक्सर कहते थे, यार खुशी, तू ना एक वॉकिंग सनशाइन जैसी है। जहां भी होती है वहां का मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। खुशी बस हंसी में बात टला देती और कहती, अरे लाइफ में टेंशन लेने से क्या फायदा, जितना हो सके खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। इसी वजह से उसके आसपास रहने वाले लोगों के चेहरे पर भी हमेशा मुस्कान होती थी, चाहे घर हो या कॉलेज। खुशी की प्रेजेंस हाई एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी ल आती थी। अर्नव पार्टी ऑफिस पहुंचा और अपनी केबिन में जाकर कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स चेक करने लगा। थोड़ी देर बाद वो अभिमान के साथ मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। आज की मीटिंग में पिछली मीटिंग में डिसाइड हुए मैटर्स पर डिस्कशन होना था, इसलिए सभी लीडर्स और मेंबर्स ऑलरेडी वहां मौजूद थे। मीटिंग शुरू हुई और एक एक करके सभी लोग अपनी रिपोर्ट्स और सजेशंस रखने लगे। अर्नव बहुत ध्यान से सबकी बातें सुन रहा था, लेकिन मीटिंग के दौरान उसकी नजर बार बार राजीव जी पर जा रही थी। राजीव जी कुछ बेचैन से लग रहे थे, जैसे उनके मन में कोई बात हो जो वो कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो। काफी देर तक उन्हें ऑब्जर्व करने के बाद अर्नव ने फाइनली उनसे सीधा सवाल कर लिया, राजीव जी, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अगर कोई बात है तो बिना झिझक के कहिए। अर्नव की बात सुनते ही राजीव जी थोड़ा सा चौंक गए। उन्हें शायद उम्मीद नहीं थी कि अर्नव उनकी बेचैनी नोटिस कर लेगा। अर्नव ने उन्हें आश्वासन देते हुए फिर कहा, प्लीज राजीव जी, जो भी कहना है खुलकर कहिए। यहाँ सब अपने ही लोग हैं। राजीव जी ने हल्की सी सांस ली और अपनी बात शुरू की। अर्नव, तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। तुमने जनता के लिए बहुत अच्छे फैसले लिए हैं और तुम्हारी प्लानिंग भी स्ट्रांग है, लेकिन क्या राजीव जी? अर्नव ने शांत लेकिन सीधे अंदाज में पूछो। राजीव जी थोड़ा रुक कर बोले, प्रॉब्लम यह है कि जनता अभी तक तुम्हें प्रॉपर्ली जानती नहीं है। तुम काफी सालों तक लंदन में रहे हो और यहाँ के लोगों ने तुम्हें ज्यादा देखा भी नहीं है। इसी वजह से लोग तुम पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहे। मीटिंग रूम में एक बार फिर खामोशी छा गई। राजीव जी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ऑपोजिशन पार्टी इसी बात का फायदा उठा रही है। वो जनता को भड़का रही है। वो लोगों से कह रहे हैं कि तुम विदेश में पले बड़े हो, इसलिए तुम यहाँ के रीति रिवाज और यहाँ की जिंदगी को समझ नहीं सकते। उनका कहना है कि जो इंसान इतने सालों तक देश से दूर रहा हो, वो यहाँ की जनता को कैसे समझेगा, कैसे संभालेगा। उन्होंने थोड़ा रुककर अर्नव की तरफ देखा और फिर कहा, वो लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद तुम पार्टी को भी अच्छे से लीड नहीं कर पाओगे और ना ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाओगे। राजीव जी की बात खत्म होते हाई पूरे रूम में एक गहरी खामोशी छा गई। सबकी नजर अर्नव पर टिक गई, जैसे सब उसके रिएक्शन का इंतजार कर रहे हो। अर्नव का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी सोच और मजबूत डिटर्मिनेशन साफ नजर आ रहा था। अर्नव ने राजीव जी की बात ध्यान से सुनी। मीटिंग रूम में कुछ पाल के लिए खामोशी छा गई। सभी लोग अर्नव की तरफ देख रहे थे, जैसे उसके जवाब का इंतजार कर रहे हो। अर्नव ने अपनी कुर्सी पर थोड़ा सा सीधा होते हुए गहरी सांस ली और शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोला, तो क्या राजीव जी, अगर मैं लंदन में था तो क्या मैं अपने देश को भूल गया? उसकी आंखों में एक अलग हाई कॉन्फिडेंस था। मैं मानता हूं कि मैं कुछ सालों तक विदेश में रहा, लेकिन मेरा खून, मेरी सोच और मेरी पहचान यही की है। ये मिट्टी मेरी है और ये लोग मेरे हैं। रूम में बैठे लोग चुपचाप उसकी बात सुन रहे थे। अर्नव ने आगे कहा, ऑपोजिशन क्या बोल रही है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता को भरोसा दिलाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, काम। और वो काम मैं करूंगा। अभिमान के चेहरे पर हल्का सा प्राउड स्माइल आ गया। अर्नव ने टेबल पर रखे फाइल्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, राजीव जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोग मुझे अभी तक जानते नहीं, इसलिए अब हमें स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी। ए फ्लैट से सिर्फ मीटिंग्स नहीं होंगी, मैं खुद जनता के बीच जाऊंगा। हर वार्ड, हर गली, हर बाजार। मैं उनकी प्रॉब्लम सुनूंगा और उन्हें सॉल्व करूंगा। रूम में बैठे कुछ लीडर्स ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। अर्नव ने थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहा, जब जनता खुद देखेगी कि मैं उनके साथ खड़ा हूं, तब ऑपोजिशन के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा।
फिर उसने अभिमान की तरफ देखकर कहा, अभी कल से शेड्यूल चेंज करो। मुझे पब्लिक विजिट्स चाहिए, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स, सब जगह। अभिमान तुरंत बोला, डन अर्नव। राजीव जी के चेहरे पर अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उन्होंने संतुष्टि से कहा, यही उम्मीद थी मुझे तुमसे बेटा। मीटिंग खत्म होने वाली ही थी कि अर्नव के दिमाग में अचानक कुछ आया और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। 10 दिन की मीटिंग के बाद अर्नव ने सिर्फ बातें करने के बजाय सीधा एक्शन लेने का फैसला किया। अगले ही दिन से उसने अपना ज्यादा वक्त ऑफिस में बैठकर फाइल्स देखने के बजाय जनता के बीच जाकर उनसे मिलने में लगाना शुरू कर दिया। अर्नव हर दिन अलग अलग एरियाज में जाता, कभी किसी कॉलोनी में, कभी किसी मार्केट में, तो कभी किसी छोटी बस्ती में। वहां जाकर वो लोगों से सीधे मिलता, उनसे बात करता और उनकी प्रॉब्लम्स ध्यान से सुनता। शुरू में लोग थोड़े हिचकिचाते थे क्योंकि उन्होंने उस पहले कभी इतना पास से देखा नहीं था। लेकिन अर्नव का सिंपल और सीधा बिहेवियर धीरे धीरे सबका भरोसा जीतने लगा। वो लोगों से बड़े बड़े वादे नहीं करता था। अर्नव का एक हाई रूल था, जितना हो सके उतना सच बोलना और जो कहे यूज करके दिखाना। जब किसी एरिया में स्ट्रीट लाइट्स खराब होने की प्रॉब्लम सामने आई तो उसने तुरंत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को बुलाकर वही खड़े खड़े काम शुरू करवा दिया। कुछ ही दिनों में पूरी स्ट्रीट में नई लाइट्स लग गई और रात में अंधेरे की प्रॉब्लम खत्म हो गई। कहीं पानी की प्रॉब्लम थी जहां लोगों को रोज पानी के लिए परेशान होना पड़ता था। अर्नव ने वहां पाइपलाइन और वाटर सप्लाई का इशू चेक करवाया और कुछ ही दिनों में उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकल दिया। एक जगह फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती थी। अर्नव खुद वहां इंस्पेक्शन के लिए गया और फैक्ट्री मैनेजमेंट को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए। पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करके उसने धुएं और पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को कंट्रोल करवा दिया। इसके अलावा शहर के कई एरियाज में कचरे की प्रॉब्लम, सफाई की कमी और ड्रेनेज इश्यूज भी थे। अर्नव ने म्यूनिसिपल टीम को एक्टिवेट करके उन सब प्रॉब्लम्स पर काम करवाया। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि जब भी अर्नव किसी जगह जाता, वो सिर्फ सुनकर चला नहीं जाता था। लोग उससे सवाल भी करते थे, कभी उसकी पॉलिसीज पर, कभी उसके डिसीजंस पर, और अर्नव हर सवाल का शांत और क्लियर जवाब देता था। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि अर्नव सिर्फ कुर्सी के लिए पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, बल्कि सच में कुछ बदलाव लाना चाहता है। कुछ ही दिनों में शहर में लोग एक दूसरे से कहने लगे, अर्नव बातें कम करता है लेकिन काम सच में करता है। उस दिन अर्नव, अभिमान और पार्टी के कुछ मेंबर्स शहर के एक एरिया का इंस्पेक्शन करने निकले थे। वहां रोड रिपेयर और ड्रेनेज का काम चल रहा था, इसलिए अर्नव खुद देखना चाहता था कि काम सही से हो रहा है या नहीं। उनके साथ कुछ बॉडीगार्ड्स भी थे, लेकिन अर्नव हमेशा की तरह आम लोगों के बीच खड़े होकर उनसे बात कर रहा था। तभी अचानक वहां कुछ लोकल गुंडे आ गए। पहले तो वो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे और काम रुकवाने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे बात बहस से बढ़कर झगड़े तक पहुंच गई। कुछ लोग धक्का मुक्की करने लगे और देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया। इसी भीड़ में एक छोटी सी बच्ची अपनी मां का हाथ छोड़कर बीच में आ गई। लोगों की भाग दौड़ में उससे चोट लगने का खतरा था। अर्नव की नजर जैसे ही यूएस बच्ची पर पड़ी, वो बिना एक पाल सोचे तुरंत आगे बढ़ गया और उसे अपनी तरफ खींचकर बचाने लगा। लेकिन इसी पाल का फायदा उठाते हुए एक गुंडे ने पीछे से चाकू निकालकर अर्नव पर वार करने की कोशिश की। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। पर उससे पहले कि चाकू अर्नव तक पहुंचता, अभिमान बीच में आ गया। चाकू सीधा उसके राइट हैंड पर लग गया। अभी अर्नव जोर से चिल्लाया। अभिमान के हाथ से तुरंत खून निकलने लगा, लेकिन उसने फिर भी यूएस गुंडे को धक्का देकर पीछे गिरा दिया। ये सब देखते ही अर्नव का परा सच में चढ़ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने तुरंत यूएस बच्ची को उसकी मां के पास भेजा और फिर सीधा अन गुंडों की तरफ मट गया। तब तक बॉडीगार्ड्स भी एक्टिव हो चुके थे। कुछ हाई सेकंड्स में उन्होंने सभी गुंडों को भागने से पहले ही पकड़ लिया। किसी को जमीन पर गिरा दिया गया, किसी को जोर से पकड़कर कंट्रोल कर लिया गया। अर्नव गुस्से में उनके सामने खड़ा था। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें इतना खौफ था कि कोई भी सीधा उसकी आंखों में देख नहीं पा रहा था। कौन भेजा है तुम लोगों को? उसने सख्त आवाज में पूछो। गुंडे चुप थे। अर्नव ने एक पाल के लिए उन्हें देखा, फिर अभिमान के खून से भीगते हाथ पर नजर पड़ी। उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने बॉडीगार्ड्स को सीधा ऑर्डर दिया, इन सब को पुलिस के हवाले करो।
और पता करो इनके पीछे कौन है। फिर वो तुरंत अभिमान के पास गया। अभी तुम ठीक हो? अर्णव ने टेंशन भरी आवाज में पूछो। अभिमान हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, रिलैक्स अर्णव, बस एक छोटी सी कट है। लेकिन अर्णव जानता था कि अगर अभिमान अस्पताल बीच में नहीं आता तो शायद चाकू उसके दिल के पास लग सकता था। और उस मोमेंट पर अर्णव के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, ये हमला सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, इसके पीछे जरूर कोई बड़ी प्लानिंग थी। अर्णव तुरंत अभिमान को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टर ने जल्दी से उसका चेकअप किया और उसके राइट हैंड की चोट साफ करके यूएस पर पट्टी बांधी। जख्म ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन खून काफी निकला था, इसलिए डॉक्टर ने प्रिकॉशन के लिए कुछ मेडिसिन और टेटेनस इंजेक्शन लगाने को कहा। जैसे हाई नर्स इंजेक्शन लेकर आए, अभिमान ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। अरे अरे, एक मिनट, इंजेक्शन की क्या जरूरत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभिमान ने थोड़ा सा नखरे वाले अंदाज में कहा और सीधा अर्णव की तरफ देखने लगा। अर्णव ने उसे बस तेज नजर से देखा। अभिमान तुरंत ड्रामा मोड में आ गया और बोला, भाई मैं ऑलरेडी इंजर्ड हूँ और तू मुझे आंखें दिखा रहा है, थोड़ी सिंपैथी तो दिखा। अर्णव ने ठंडे लेकिन सार्कास्टिक टोन में कहा, सिंपैथी चाहिए? क्या तुझे गोद में उठाकर पैम्पर करूं? अभिमान ने तुरंत एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन बनाते हुए कहा, देखो भाई, इतना भी प्यार मुझे नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी दया कर दे मुझ पर। रूम में खड़े डॉक्टर और नर्स भी उन दोनों की बातें सुनकर हल्की सी मुस्कान रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन अर्णव बिल्कुल सीरियस था। उसने सीधा अभिमान का हाथ पकड़ा और नर्स को देखकर बोला, लगाए इंजेक्शन। अर्णव, भाई रुक, एक मिनट, बात टू सन। उसकी बात पूरी होने से पहले हाई नर्स ने इंजेक्शन लगा दिया। ये धोखा है, अभिमान जोर से बोला। अर्णव ने भाव चढ़ाकर उससे देखा और कहा, अभी तुझे इतनी बड़ी चोट लगी, खून निकला, तब तुझे दर्द नहीं हुआ, और एक छोटी सी सुई से तुझे इतना डर लग रहा है? अभिमान ने मुंह बनाकर कहा, भाई चाकू और इंजेक्शन में फर्क होता है, चाकू अचानक लगता है, पर इंजेक्शन को देख के पहले से ही डर लगता है। अर्णव उसकी बात सुनकर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। फिर उसने थोड़ा सीरियस होते हुए अभिमान के कंधे पर हाथ रखा। अभिमान को चोट लगते ही अर्णव की सांसें जैसे एक पाल के लिए रुक गई थी। वो आदमी जो जिंदगी भर खून खराबे के बीच रहा था, जिसे किसी का खून देखकर कभी फर्क नहीं पड़ता था, आज अपने भाई का खून देखकर अंदर से हिल गया था। उसने तुरंत डॉक्टर और नर्स को ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, सब बाहर जाओ अभी। डॉक्टर कुछ बोलना चाहते थे, पर अर्णव की आंखों का गुस्सा देखकर बिना कुछ कहे रूम से बाहर निकल गए। रूम में सिर्फ अर्णव और अभिमान रह गए। अगले ही पल अर्णव अभिमान के पास आया और यूएस पर बरस पड़ा। क्या जरूरत थी बीच में आने की अभिमान? अगर ज्यादा लग जाती तो? उसकी आवाज में गुस्सा था, पर यूएस गुस्से के अंदर छुपा डर साफ महसूस हो रहा था। अर्णव ने उसे एक तीखी नजर से देखा। अभिमान ने धीरे से अपनी आंखें बैंड कर ली, जैसे उसे पता हो अर्णव कितना परेशान है। फिर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तू क्या करता, तुझे हर्ट होते देखता? मेरे होते हुए कोई तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। अर्णव की आंखें और तेज हो गई। उसने अपनी आईब्राउ ऊपर उठाई और उसके करीब आके धीरे लेकिन सख्त आवाज में बोला, और तुझे क्या लगता है मैं तुझे कुछ होने दूंगा? एक पल के लिए रूम में खामोशी छा गई। अर्णव ने अभिमान के कंधे को पकड़ लिया। पागल है तू, अगर तुझे कुछ हो जाता ना? उसकी बात अधूरी रह गई। अभिमान ने हल्का सा हंसकर कहा, अरे ड्रामा बैंड कर भाई, इतनी सी चोट है, तू ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे मुझे गोली लग गई हो। अर्णव ने उससे घूरा। चुप कर, डॉक्टर ने रेस्ट बोला है, तू रेस्ट करेगा, हीरो बनने की जरूरत नहीं। अभिमान मुस्कुराया, तू टेंशन मत ले, तेरे जैसा बॉडीगार्ड हो तो दुश्मन से ज्यादा खतरा तेरे गुस्से से है। अर्णव ने उसके सिर पर हल्का सा थप्पड़ मारा। इडियट। पर यूएस थप्पड़ के पीछे छुपा प्यार और डर सिर्फ अभिमान ही समझ सकता था। न्यूज मिलते ही कि अर्णव और अभिमान के साथ एक्सीडेंट हुआ है, राजीव जी एक पल भी रुक नहीं पाए। वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गए। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही उन्होंने सीधा वार्ड का रुख किया। जैसे ही अभिमान की नजर दरवाजे पर खड़े राजीव जी पर पड़ी, उसने एक गहरी राहत की सांस ली। राजीव जी तुरंत उसके पास आए। उन्होंने पहले उसके सिर पर हाथ रखा और फिर पूछो, कैसे हो बेटा? अभिमान हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मैं ठीक हूँ, बस छोटी सी चोट है।
राजीव जी ने फिर अपनी नजर अर्णव पर डाली। उनकी आंखें एक पाल में ही अर्णव को ऊपर से नीचे तक देख गई, जैसे बिना बोले ही पूछ रहे हो, तुम ठीक हो ना? अर्णव उनकी नजर समझ गया। उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं और अभी को भी ज्यादा चोट नहीं आई है, आप चिंता मत कीजिए। राजीव जी ने एक पाल के लिए दोनों को देखा। उनकी आंखों में हल्की सी सख्ती थी, पर उसके पीछे एक बाप जैसी चिंता भी साफ दिख रही थी। अर्णव और अभिमान को सही सलामत देखकर राजीव जी ने गहरी राहत की सांस ली। कुछ पाल तक वो बस दोनों को देखते रहे, जैसे यकीन कर रहे हो कि दोनों वाकई ठीक है। फिर अर्णव ने सीधा मुद्दे पर आते हुए पूछा, आपको क्या लगता है, ये सब किसकी साजिश हो सकती है? राजीव जी का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, ऑपोजिशन के अलावा और कौन कर सकता है? ये उनका पुराना तरीका है, लोगों को डराना, दबाव बनाना। फिर उन्होंने अर्णव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप चिंता मत करो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। अर्णव कुछ पाल चुप रहा। उसकी आंखों में एक ठंडी सी सोच चल रही थी। फिर उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं इस मैटर को अपने तरीके से हैंडल करना चाहता हूं। राजीव जी ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, पर तुम कैसे हैंडल करोगे? इससे पहले अर्णव कुछ बोलता, अभिमान हल्की सी हंसी नहीं रोक पाया। राजीव जी, आप भूल रहे हैं, उसने शरारती अंदाज में कहा। अर्णव सिर्फ आपका बेटा नहीं है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है और बिजनेस में हर प्रॉब्लम को हैंडल करना इसे अच्छी तरह आता है। राजीव जी ने अर्णव की तरफ देखा। अर्णव की आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस और खामोश गुस्सा था। दूसरी तरफ अभिमान अंदर ही अंदर खुश था, क्योंकि राजीव जी के आते ही अर्णव का पूरा ध्यान उसकी चोट से हट गया था। अगर वो अकेले होते तो अर्णव अब तक उस कम से कम 10 बार लेक्चर दे चुका होता। अभिमान ने मन ही मन सोचा, बच गया आज तो। और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ। अर्णव और अभिमान जब शाम को प्रताप जी से मिलने हॉस्पिटल गए तो अभिमान बाहर ही रुक गया। उससे पता था अगर नैना जी या प्रताप जी उसकी हालत देख लेंगे तो बेकार में परेशान हो जाएंगे। अर्णव अकेला हाई रूम में गया। रूम में एंटर करते ही प्रताप जी ने उससे गौर से देखा। उनकी नजर बहुत तेज थी, उनसे कुछ भी छुपाना आसान नहीं था। प्रताप जी ने हल्का सा भाव चढ़ाते हुए पूछो, अर्णव, अभिमान कैसा है? अर्णव एक पाल के लिए रुक गया। तभी पास बैठी नैना जी चौंक कर बोली, अभिमान? क्या हुआ अभिमान को? ए फ्लैट। अर्णव समझ गया कि प्रताप जी ने सब समझ लिया है। उनसे सच छुपाना बेकार है। अर्णव ने धीरे से सारी बात बता दी, कैसे किसी ने हमला करने की कोशिश की, कैसे अभिमान को चोट लगी और कैसे हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हुआ। ये सब सुनते ही नैना जी की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, मेरे बच्चे को चोट लग गई और मुझे पता भी नहीं चला। अर्णव तुरंत उनके पास गया और उनका हाथ पकड़कर बोला, माँ प्लीज टेंशन मत लीजिए, अभी बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी चोट है, डॉक्टर ने ड्रेसिंग कर दी है। फिर उसने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, वैसे भी आप तो अभिमान को जानती हैं, इंजेक्शन से ज्यादा ड्रामा कर रहा था। ये सुनकर नैना जी की आंखों में आंसुओं के बीच हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी प्रताप जी ने गहरी आवाज में पूछो, पता चला किसने करवाया ये सब? अर्णव की आंखों में एक ठंडी सी सख्ती आ गई। अभी नहीं, पर जल्दी पता चल जाएगा। प्रताप जी ने उससे ध्यान से देखा और बोले, अर्णव, ये इलेक्शन का वक्त है। दुश्मन सामने से नहीं, पीछे से वार करते हैं, संभाल कर चलना। अर्णव ने सिर हिलाया, जी डैड, पर इस बार जो भी है उससे मैं छोड़ूंगा नहीं। रूम के बाहर खड़ा अभिमान ये सब सुन रहा था। उसने हल्की सी स्माइल की और धीरे से बोला, बस भाई, ज्यादा सीरियस मत हो जाना, वरना असली विलन से पहले तू ही सबको डरा देगा। और फिर वो दूर खोलकर रूम में एंटर कर गया। नैना जी उससे देखते ही तुरंत उठकर उसके पास आ गई। अभिमान, मुझे बताया भी नहीं तुमने? अभिमान थोड़ा शर्माते हुए बोला, अम्मा, इतनी सी चोट है, अगर बता देता तो आप पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लेती। रूम का माहौल थोड़ा हल्का हो गया, लेकिन अर्णव के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, ये हमला सिर्फ वार्निंग था या किसी बड़े खेल की शुरुआत। वीर आज रात हॉस्पिटल में रुकने वाला था। जैसे हाई वो रूम का दूर खोलकर अंदर आया, उसकी नजर सीधा अभिमान के हाथ पर बांधी पट्टी पर पड़ी। वीर ने भौं उठाते हुए हंसी दबाकर पूछो, अरे भाई, ये क्या हुआ? कहीं किसी लड़की ने पिट्टू नहीं दिया? अभिमान ने तुरंत उससे तीखी नजरों से घूरा।
वीर तुरंत अर्नव के पीछे जाकर चिप गया और नटखट अंदाज में बोला, अब भाई आपकी हरकतें ही ऐसी है। तू मुझे लगा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अभिमान ने बीच में काट दिया। क्या लगा तुझे? हाँ, ये लगा कि मैं लड़कियां छेड़ता हूँ। फिर थोड़ा गुस्से और ड्रामा के साथ बोला, एक तो तेरे भाई को बचाने के चक्कर में मुझे बीच में आके चोट खानी पड़ी और तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। ये सुनते ही वीर का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। वेट, क्या? भाई को बचाने के चक्कर में? उसने अर्नव की तरफ देखा। भाई, हुआ क्या था? अर्नव ने हल्की सी साइली और शॉर्ट में सब बता दिया। जैसे ही वीर को पता चला कि अर्नव पर हमला हुआ था और अभिमान बीच में आकर इंजर्ड हो गया, उसका चेहरा सीरियस हो गया। वो धीरे से अभिमान के पास आया और बोला, सॉरी भाई, मैंने मजाक में बोल दिया। मुझे पता नहीं था। अभिमान ने ड्रामा करते हुए मुंह फेर लिया। जा, बात मत कर मुझसे, मेरा दिल टूट गया है। वीर तुरंत उसके पास बैठ गया और बोला, अच्छा बाबा सॉरी, बोल क्या चाहिए तुझे? अभिमान तुरंत सीधा हो गया और बोला, कल सुबह मेरे लिए एक्स्ट्रा चीज वाली पिज्जा और कोल्ड कॉफी लेके आना। वीर हैरान हो गया। हॉस्पिटल में पिज्जा? अभिमान मुस्कुराते हुए बोला, डॉक्टर ने माना थोड़ी किया है, और अगर किया भी होगा तो मुझे नहीं पता। ये सुनकर अर्नव हल्का सा हंस पड़ा। तभी नैना जी भी मुस्कुरा दी और बोली, तुम दोनों कभी बड़े नहीं हो सकते क्या? वीर तुरंत बोला, मेन टू बड़ा हो गया माँ, प्रॉब्लम टू ये अभिमान भाई है। अभिमान ने तकिया उठाया और सीधा वीर पर फेंका। रूम में एक बार फिर हंसी का माहौल बन गया। डिनर के बाद अर्नव, अभिमान और नैना जी घर वापस आ गए। घर का माहौल शांत था। सबने साथ में डिनर किया और थोड़ी देर बात करने के बाद सब अपने अपने रूम्स में चले गए। हंसिया चांद अर्नव अपने रूम में आया और सीधा बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद जब वो शावर लेकर बाहर निकला तो उसके बालों से अभी भी पानी की बूंदें टपक रही थी। उसकी परफेक्टली बिल्ट बॉडी पर चमकती हुई पानी की बूंदें उसे और भी इंटेंस बना रही थी। उसने बस एक ब्लैक लोअर पहना हुआ था और टॉवल से अपने गिले बाल हल्का सा रब कर रहा था। रूम में हल्की सी डिम लाइट जल रही थी जो पूरे कमरे को एक अलग ही ऑरा दे रही थी। अर्नव धीरे से चलकर बालकनी के पास खड़ा हो गया। बाहर रात की ठंडी हवा चल रही थी। आकाशगंगा उसने रेलिंग पर हाथ रखा और गहरी सांस ली। उसके दिमाग में आज का पूरा दिन घूम रहा था, हमला, अभिमान का इंजर्ड होना और इलेक्शन का प्रेशर। उसकी आंखों में एक ठंडी सी सख्ती आ गई। जो भी था, उसने गलत इंसान को चुना है। अर्नव धीरे से बोला। तभी रूम का दूर खुला और अभिमान अंदर आया। अर्नव बालकनी की तरफ खड़ा था। उसने पलटकर भी नहीं देखा और सीधा पूछो, कहाँ है वो लोग? अभिमान आके सोफा पर आराम से फैल गया और कैजुअल अंदाज में बोला, पुलिस स्टेशन में है। इंस्पेक्टर ने अभी कॉल करके कंफर्म किया है। अर्नव बिना कुछ बोले सीधा वार्डरोब की तरफ चल दिया। उसने जल्दी से शर्ट पहनी, वॉच बांधी और ठंडी आवाज में बोला, कार निकाल। अभिमान तुरंत समझ गया कि अर्नव का मूड कैसा है। वो खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, समझ गया, आज किसी की रात बहुत लंबी होने वाली है। कुछ ही देर में दोनों पुलिस स्टेशन के बाहर थे। ऑनकमिंग पुलिस का जैसे ही अर्नव अंदर एंटर हुआ, इंस्पेक्टर तुरंत सीधा खड़ा हो गया और सैल्यूट मारा। गुड इवनिंग मिस्टर रायजादा। अर्नव ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी और सीधी थी। कहाँ है वो लोग? इंस्पेक्टर ने तुरंत लॉकअप की तरफ इशारा किया। सर, अंदर है। अर्नव और अभिमान धीरे धीरे लॉकअप की तरफ बढ़े। पुलिस स्टेशन के लॉकअप के सामने खड़े होते ही अर्नव की आंखों में एक ठंडी सी सख्ती आ गई। उसने धीरे से इंस्पेक्टर की तरफ देखा और सीधा बोला, लॉकअप खोलो। इंस्पेक्टर एक सेकंड के लिए रुक गया, फिर तुरंत बोला, जी सर। उसने हवलदार को इशारा किया और लॉकअप का गेट खोल दिया गया। कि अर्नव बिना जल्दी किए अंदर चला गया, जैसे उसे पता हो कि यहाँ उसका ही हुक्म चलेगा। तभी एक हवलदार जल्दी से एक चेयर लेकर आया और अर्नव के पीछे रख दी। अर्नव धीरे से उस चेयर पर बैठ गया, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई राजा अपने दरबार में बैठा हो। मुकुट, उसकी बॉडी लैंग्वेज में इतना कॉन्फिडेंस और पावर था कि वहां खड़े गुंडों की तो बात ही छोड़ो, पुलिस स्टेशन का हर एक इंसान खामोश हो गया। चेयर पर बैठा अर्नव पैर क्रॉस करके अन तीनों गुंडों को देख रहा था। उसके पीछे अभिमान सीधा खड़ा था, हाथ फोल्ड किए हुए। उसके चेहरे पर एक हल्की सी डेंजरस स्माइल थी। लॉकअप में पिन ड्रॉप साइलेंस था। अन गुंडों में से एक का गला सूख गया। अर्नव ने अपनी वॉच की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, चलो अब बताओ।
उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन उसमें इतना दबाव था कि सामने खड़े आदमी के पैर तक कांप रहे थे। किसने भेजा तुम्हें? तीनों चुप। अर्णव ने सर थोड़ा सा झुकाया और फिर अभिमान की तरफ देखा। अभिमान हल्का सा हंसकर बोला, लगता है भाई इन्हें समझ नहीं आ रहा कि सवाल का जवाब देना जरूरी है। फिर वो आगे बढ़ा और उनमें से एक गुंडे के बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया। देखो, हमारा मूड खराब मत करो। तभी अर्णव ने अपनी उंगली से चेयर के आर्मरेस्ट पर हल्की सी तपकी और बस इतना कहा, लास्ट चांस। उस आवाज में ऐसा कुछ था कि उनमें से एक गुंडा तुरंत घबरा गया। उसके मुंह से डर के मारे निकल गया, विक्रम मल्होत्रा, उसने भेजा था हमें। ये नाम सुनते ही अभिमान की आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गई और अर्णव, वो बस चेयर पर शांत बैठा रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी ठंडी आग जल रही थी जो क्लियरली कह रही थी, ए फ्लैट खेल सच में शुरू हुआ है। जैसे ही विक्रम मल्होत्रा का नाम अन गुंडों के मुंह से निकला, अभिमान ने तुरंत अर्णव की तरफ देखा। अर्णव की आंखें एकदम गगरी हो गई थी, उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक खामोश तूफान साफ दिख रहा था। अमावस्या कुछ पाल तक वहां पूरी खामोशी छाई रही। फिर अर्णव धीरे से चेयर से उठा और बिना कुछ बोले लॉकअप से बाहर निकल गया। अभिमान भी उसके पीछे चल दिया। बाहर आते ही अर्णव इंस्पेक्टर के सामने रुक गया और ठंडी आवाज में बोला, इनकी अच्छी खातिरदारी करो, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इंस्पेक्टर तुरंत समझ गया कि अर्णव का मतलब क्या है। उसने सीधा सर हिला दिया। जी सर, बिल्कुल। अर्णव और अभिमान पुलिस स्टेशन से बाहर निकले और कार के पास आकर रुक गए। कार रात की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अर्णव के चेहरे पर अब भी वही सख्ती थी। उसने कार की चाबी घूमते हुए अभिमान की तरफ देखा और बोला, उसकी सारी कुंडली निकल। बिजनेस, कनेक्शंस, कमजोरियां, सब कुछ। अभिमान एक सेकंड के लिए उससे देखता रहा। फिर अचानक हल्की सी हंसी उसके होंठों पर आ गई। स्मर्क वो काका दूर खोलते हुए बोला, लगता है उसके ग्रह नक्षत्र बिगड़ने वाले हैं। अर्णव ने सीधा आगे देखते हुए कहा, बिगड़ने नहीं, खत्म होने वाले हैं। अर्णव कार के पास आकर सीधा ड्राइवर सीट की तरफ बढ़ गया। ये देखते ही अभिमान तुरंत बोल पड़ा, अरे क्या कर रहा है तू? अर्णव ने सीधा जवाब दिया, ड्राइव मेन करूंगा। ये सुनते ही अभिमान का चेहरा एकदम बदल गया। उसने हैरानी से पूछो, क्यों? क्या तुझे चोट लगी है जो ड्राइवर नहीं चला सकता? फिर अचानक उसका फेस बिल्कुल रोने जैसा हो गया। वरीड, नहीं भाई, मैं तेरे साथ नहीं जा रहा, मैं अकेले चला जाऊंगा। अर्णव ने धीरे से उसकी तरफ आंखें टेढ़ी करके देखा। कार में बैठ। अभिमान तुरंत पीछे हट गया और बोला, भाई तू बहुत फास्ट ड्राइव करता है, मैं नहीं बैठूंगा। अर्णव ने थोड़ी सी भाव चढ़ाई और बोला, अभी। बस इतना सुनते ही अभिमान चुप हो गया, लेकिन फिर भी ड्रामा करते हुए बोला, कल न्यूज़पेपर में हेडलाइन आएगी, यंग बिजनेसमैन और उसका बेचारा भाई ओवर स्पीडिंग का शिकार। अर्णव ने कार का दूर खोला और ठंडी आवाज में बोला, ज्यादा ड्रामा मत कर, बैठ जा। अभिमान धीरे धीरे पैसेंजर सीट की तरफ गया, लेकिन बैठते हुए बोला, भगवान कसम, अगर आज जिंदा घर पहुंच गया ना, तो कल मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगा। फोल्डेड हैंड्स अर्णव ने इंजन स्टार्ट किया। कार एक झटके में रोड पर दौड़ पड़ी। कार रनिंग डैश। अभिमान तुरंत सीट बेल्ट को 2 बार चेक करने लगा और हैंडल पकड़कर बोला, अर्णव थोड़ा धीरे। अर्णव ने हल्की सी स्मर्क के साथ कहा, रिलैक्स, कंट्रोल में है। अभिमान ने डर के मारे आंखें बैंड कर ली और बोला, तेरा कंट्रोल हाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और अर्णव की स्पीडिंग कार रात के अंधेरे में सीधा राठौर मैंशन की तरफ बढ़ने लगी। घर पहुंचते ही जैसे झटके से कार रुकी, अभिमान ने एक लंबी सांस ली, जैसे अब तक उससे सांस ही नहीं आ रही थी। अर्णव ने उससे अजीब नजर से देखा। अभिमान की सांसें अभी भी तेज चल रही थी, जैसे अभी अभी किसी बड़े खतरे से बचकर निकला हो। अर्णव ने भौं चढ़ाते हुए पूछो, क्या हुआ अभी? इतना ड्रामा क्यों कर रहा है? अभिमान ने तुरंत सीट बेल्ट खोली और कार से बाहर निकलते हुए बोला, ड्रामा नहीं भाई, तेरी ड्राइविंग हाई ऐसी है, कसम से लग रहा था आज तो सीधा ऊपर ही पहुंच जाऊंगा। ये सुनकर अर्णव हल्का सा मुस्कुराया, फिर कार का दूर बेंड करते हुए उसके पास आया और धीरे से बोला, इतना भी डरपोक मत बन, अभी तो बहुत सारे काम करने बाकी है। अभिमान ने उससे घूरते हुए कहा, डरपोक मैं नहीं हूँ भाई, पर जब तू स्टीयरिंग पकड़ता है ना, तो बड़े बड़े शेर भी बकरी बन जाते हैं।
उसकी बात सुनकर अर्णव हल्की सी हंसी रोक नहीं पाया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर से सीरियस हो गया, जैसे उसके दिमाग में कोई बड़ी बात चल रही हो। अभिमान ने तुरंत नोटिस किया और पूछो, क्या सोच रहा है भाई? अर्णव ने घर की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, बस यही कि आज जो हुआ है उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा खेल चल रहा है। अभिमान का चेहरा भी एक पल में सीरियस हो गया। मतलब तुझे भी लगता है ये सब एक्सीडेंट नहीं था? अर्णव की आंखों में एक खतरनाक सी चमक आई। एक्सीडेंट नहीं अभी, ये वार्निंग थी। फिर अर्णव ने अभिमान की तरफ देखते हुए पूछो, मैंने तुझे एक काम दिया था, उसका क्या हुआ? अभिमान ने थोड़ा सोचते हुए कहा, कौन सा काम? ये सुनते ही अर्णव ने उससे घूर कर देखा। उसकी आंखें इतनी तेज हो गई कि अभिमान तुरंत सीधा खड़ा हो गया। अर्णव ने थोड़ी सख्त आवाज में कहा, फार्म हाउस का। अभिमान ने तुरंत अपने सिर पे हाथ मारा और बोला, ओह वो। हाँ भाई, सब रेडी है। वहाँ क्लीनिंग भी हो गई है। पूरा फार्म हाउस बिल्कुल सेट कर दिया है। फिर थोड़ा पास आकर धीरे से बोला, जैसे ट्यून कहा था वैसे ही कुछ लोग भी अरेंज कर दिए हैं। केयरटेकर और सिक्योरिटी भी वहां शिफ्ट हो गए हैं। अर्णव ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर अभिमान से पूछो, और लंदन से उससे यहाँ लाने की प्रोसेस कहाँ तक पहुंची? अभिमान ने तुरंत जवाब दिया, वहां की सारी फॉर्मेलिटीज खत्म हो चुकी है। बस यहाँ की तरफ की प्रोसेस कंप्लीट होने का वेट है। उसके बाद हम उससे इजीली यहाँ ला सकते हैं। अर्णव ने धीरे से सिर हिला दिया, जैसे वो ऑलरेडी यही एक्सपेक्ट कर रहा हो। फिर उसने थोड़ी सख्त आवाज में कहा, ध्यान रहे अभी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभिमान ने सीरियस होते हुए कहा, डोंट वरी भाई, मैंने सब अरेंज कर दिया है। अर्णव ने फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और एक बात, उसकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना। अगर उससे जरा सी भी तकलीफ हुई ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अर्णव की आंखों में उस वक्त एक अजीब सी सख्ती और चिंता दोनों दिख रही थी। अभिमान ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, रिलैक्स भाई, जब तक मैं हूं ना उससे कुछ नहीं होगा। अर्णव ने कुछ नहीं कहा, बस दूर खड़े आसमान की तरफ देखने लगा। खुशी इस दिन सच में बहुत झुंझला गई थी। एक तो सुबह से ही उसका मूड ठीक नहीं था, और ऊपर से उस वीआईपी के कॉन्वॉय की वजह से पूरा रोड ब्लॉक हो गया था। कार्स की लंबी लाइन लगी थी, हॉर्न की आवाज और पुलिस की चेकिंग ने उसे और इरिटेट कर दिया था। खुशी अपनी स्कूटी पर बैठी बार बार वॉच देख रही थी। ओह गॉड, आज पक्का लेक्चर मिस हो जाएगा, उसने फ्रस्ट्रेट होके कहा। जब तक रोड क्लियर हुआ और वो कॉलेज पहुंची, तब तक उसका पहला लेक्चर खत्म हो चुका था। खुशी ने स्कूटी पार्किंग में लगाई और गुस्से में बैग शोल्डर पर डालकर सीधा कैंपस की तरफ चल पड़ी। कैंटीन के पास अहाना उसका वेट कर रही थी। जैसे ही उसने खुशी को देखा, उससे थोड़ा सा हैरान होकर पूछो, एब तू इतनी लेट? सब ठीक है ना खुशी? खुशी ने एक लंबी सांस ली और बाग बेंच पर पटकते हुए बोली, क्या ठीक होगा यार? एक वीआईपी आ रहा था ना सिटी में, उसके चक्कर में पूरा रोड ब्लॉक कर दिया था। जैसे पूरा शहर उसके बाप का हो। अहाना हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी, पर खुशी का गुस्सा रुक ही नहीं रहा था। सीरियसली यार, इतनी बड़ी गाड़ियों की लाइन, पुलिस वाले ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कोई किंग आ रहा हो। और हम जैसे नॉर्मल लोग, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरा पूरा लेक्चर मिस हो गया उस वीआईपी की वजह से। फिर उसने इरिटेट होके कहा, पता नहीं कौन सा बड़ा महाराजा था, इतना एटीट्यूड। अगर सामने आ जाए ना तो बोलो, पहले लोगों का टाइम रिस्पेक्ट करना सीखो। अहाना अब जोर से हंस पड़ी। बस थोड़ा सा काम हो जा मैडम, वरना अगर वो वीआईपी सच में तेरे सामने आ गया ना तो उसकी सिक्योरिटी ही तुझे उठा लेगी। खुशी ने आंखें घुमाई और बोली, मुझे क्या फर्क पड़ता, गलती है तो बोलूंगी ही, वीआईपी हो या वीवीआईपी। अहाना उससे देखकर मुस्कुराने लगी, क्योंकि उससे पता था खुशी का गुस्सा जितना तेज होता है, उसका दिल उतना ही साफ होता है। खुशी का गुस्सा अभी थोड़ा बहुत बाकी था, पर अहाना उससे अच्छी तरह जानती थी। उससे पता था कि खुशी का मूड कैसे ठीक करना है, इसलिए उसने कैंटीन वाले भैया को आवाज लगाई, भैया एक कड़क चाय और 2 गरम समोसे देना। जैसे ही खुशी ने कड़क चाय और समोसा सुना, उसकी आंखों में तुरंत चमक आ गई। अभी तक जो लड़की वीआईपी को कोस रही थी, वो एकदम से एक्साइटेड हो गई। सच में मेरे लिए? खुशी ने बड़ी सी स्माइल के साथ पूछो। अहाना ने हल्की सी स्मर्क के साथ कहा, हाँ मैडम, तुम्हारे लिए ही। ए फ्लैट थोड़ा शांत हो जाओ। थोड़ी देर में चाय और समोसे टेबल पर आ गए।
गरम समोसे से उठती खुशबू ने तो खुशी का पूरा मूड हाई चेंज कर दिया। खुशी ने तुरंत एक समोसा उठाया, एक बीते ली और फिर खुशी से अहाना के गले लग गई। अहाना, तू ना दुनिया की बेस्ट फ्रेंड है, तू बहुत अच्छी है, तू एकदम एंजल है। ओपन माउथ स्माइल वो टू अहाना की तारीफों के पुल बांधने लगी। अहाना ने तुरंत उससे थोड़ा सा दूर करते हुए हंसी के साथ कहा, बस बस, इतना माखन लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तू ये सब सिर्फ समोसे के लिए बोल रही है। खुशी ने मुंह फुलाकर कहा, नहीं यार सच में, तू बहुत अच्छी है। अहाना ने आईब्रा उठाते हुए कहा, अच्छा, तो फिर अगला समोसा मुझे द। ये सुनते ही खुशी ने तुरंत प्लेट अपनी तरफ खींच ली और बोली, अरे अरे, इतनी भी अच्छी नहीं हो तुम, समोसे शेयर नहीं होते। अहाना जोर से हंस पड़ी और बोली, देखा, असली खुशी वापस आ गई। और अब दोनों फ्रेंड्स चाय और समोसे के साथ हंसी मजाक करते हुए अपना ब्रेक एंजॉय करने लगी। ब्लैक एसयूवी के पास अभिमान खड़ा फोन पर बात कर रहा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह सीरियस था और आवाज भी बिल्कुल प्रोफेशनल। सेल फोन, हाँ बताओ, इंडिया शिफ्ट का पेपरवर्क कहाँ तक पहुंचा? अभिमान ने सीधा सवाल किया। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, सर ऑलमोस्ट हो गया है, बस कुछ फाइनल फॉर्मेलिटीज बाकी है। शायद कुछ ही दिनों में हम उससे इंडिया शिफ्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये सुनते ही अभिमान ने थोड़ा सा सोचा, फिर थोड़ी सख्त आवाज में बोला, गुड। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, जब तक वो वहां है उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जब उससे इंडिया लाने का टाइम आए, उसकी सिक्योरिटी और कंफर्ट का खास ख्याल रखना। थोड़ी देर रुककर उसने और भी सीरियस टोन में कहा, क्योंकि वो एएसआर के लिए बहुत खास है, समझे तुम? सामने से तुरंत जवाब आया, यस सर, समझ गए, हम पर्सनली सब हैंडल करेंगे। कॉल कट करते हाय अभिमान ने फोन पॉकेट में रखा और एक गहरी सांस ली। उससे पता था, जिसको इंडिया लाना है वो सिर्फ कोई नॉर्मल नहीं, बल्कि अर्नब सिंह रायजादा की जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आज अर्नब सीधा हॉस्पिटल गया था। उसके चेहरे पर यूजुअल कॉन्फिडेंस था, लेकिन आंखों में हल्की सी चिंता भी दिख रही थी। वो डायरेक्टली डॉक्टर के केबिन में गया और सीरियस टोन में पूछो, डॉक्टर, पापा की कंडीशन अब कैसी है? डॉक्टर ने फाइल चेक करते हुए कहा, मिस्टर रायजादा, अब उनकी कंडीशन स्टेबल है, अभी सब कुछ कंट्रोल में है, मेडिसिन्स का रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है। आज अर्नब सीधा हॉस्पिटल गया था। उसके चेहरे पर यूजुअल कॉन्फिडेंस था, लेकिन आंखों में हल्की सी चिंता भी दिख रही थी। वो डायरेक्टली डॉक्टर के केबिन में गया और सीरियस टोन में पूछो, डॉक्टर, दांत की कंडीशन अब कैसी है? डॉक्टर ने फाइल चेक करते हुए कहा, मिस्टर रायजादा, अब उनकी कंडीशन स्टेबल है, अभी सब कुछ कंट्रोल में है, मेडिसिन्स का रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है। ये सुनते ही अर्नब ने हल्की सी राहत की सांस ली। फिर उसने सीधा डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, अगर सब स्टेबल है तो मैं आज ही उन्हें डिस्चार्ज करवाना चाहता हूँ। घर पर उनका ज्यादा अच्छे से ख्याल रखा जा सकता है। डॉक्टर कुछ सेकंड्स के लिए सोच में पड़ गए। नॉर्मली वो पेशेंट को इतनी जल्दी डिस्चार्ज नहीं करते, लेकिन अर्नब सिंह रायजादा का कॉन्फिडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी देखकर वो माना भी नहीं कर पाए। डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होंगी। फिर उन्होंने क्लियरली कहा, उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, मेडिसिन टाइम पर देनी होंगी और रेगुलर चेकअप्स भी जरूरी होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्हें किसी भी तरह की टेंशन नहीं होनी चाहिए। अर्नब ने कामली सर हिलाया और बोला, डोंट वरी डॉक्टर, उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। उसकी आवाज में इतना कॉन्फिडेंस था कि डॉक्टर को भी यकीन हो गया। कैबिन से बाहर निकलते ही अर्नब ने अभिमान को कॉल किया, अभी दांत को आज डिस्चार्ज करवा रहे हैं, घर पर उनके लिए रूम प्रॉपर्ली प्रिपेयर हो जाना चाहिए, डॉक्टर और नर्स का अरेंजमेंट भी कर दो और सिक्योरिटी भी टाइट रखो। अभिमान ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए जवाब दिया, डन भाई, सब अरेंज हो जाएगा। फोन कट करते हुए अर्नब की नजर हॉस्पिटल के रूम की तरफ गई जहां प्रताप जी रेस्ट कर रहे थे। उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात थी, अब उन्हें किसी भी तरह की टेंशन नहीं होने देनी है। जब राजीव जी को पता चला कि अर्नब प्रताप जी का डिस्चार्ज प्रोसेस करवा रहा है, तो उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए पूरा अरेंजमेंट खुद अपने हाथ में ले लिया। राजीव जी वैसे भी बहुत रिस्पॉन्सिबल और एक्सपीरियंस थी, इसलिए उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल स्टाफ से बात करके डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटीज खुद हैंडल करनी शुरू कर दी। अस्पताल, अर्नब बेटा, तुम टेंशन मत लो, मैं सब देख लेता हूँ।
राजीव जी ने काम वॉइस में कहा। उसके बाद उन्होंने एक एक चीज का ध्यान रखा, डिस्चार्ज पेपरवर्क जल्दी से कंप्लीट करवाया। प्रताप जी को हॉस्पिटल से घर कैसे शिफ्ट करना है, उसका प्रॉपर प्लान बनाया। सिक्योरिटी टीम को इन्फॉर्म किया कि रूट क्लियर रहे और कोई प्रॉब्लम ना हो। और घर पर भी जो मेडिकल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ सकती थी, जैसे मॉनिटरिंग मशीन, ऑक्सीजन सपोर्ट, मेडिसिन और एक ट्रेन्ड नर्स, अन सब का अरेंजमेंट भी कर दिया। राजीव जी का काम करने का तरीका इतना सिस्टमैटिक था कि हॉस्पिटल स्टाफ भी इम्प्रेस हो गए। थोड़ी देर बाद जब अर्नव ने देखा कि सारी प्रिपरेशंस ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसने राजीव जी की तरफ देखकर रिस्पेक्ट से कहा, थैंक यू राजीव जी, आपने तो सब कुछ ऑलरेडी मैनेज कर दिया। राजीव जी हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, बेटा, प्रताप जी का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तभी रूम के अंदर प्रताप जी को व्हीलचेयर पर बाहर लाया गया। सब लोग उनके आसपास अर्नव, राजीव जी, अभिमान और सिक्योरिटी टीम, ताकि उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। और फिर केयरफुली प्रताप जी को कार में बिठाया गया ताकि उन्हें आराम से घर ले जाया जा सके, जहां उनके लिए ऑलरेडी कंप्लीट मेडिकल केयर का इंतजाम हो चुका था। जब प्रताप जी घर पहुंचे तो कार धीरे से पोर्च में रुक गई। काफी दिनों बाद वो अपने घर के दरवाजे के सामने खड़े थे। का दूर खुला और अर्नव ने बहुत ध्यान से उन्हें बाहर आने में सपोर्ट दिया। जैसे ही प्रताप जी ने अपने घर को देखा, उनकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया। इतने दिनों बाद अपनी जगह, अपना घर देखकर उनका दिल थोड़ा भर आया। उनकी हालत देखकर अर्नव तुरंत उनके पास खड़ा हो गया और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से बोला, पापा, अब आप घर आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। फिर अर्नव ने बहुत संभाल कर उन्हें व्हीलचेयर पर बिठा दिया ताकि उन्हें ज्यादा तकलीफ ना हो। घर के दरवाजे पर नैना जी पहले से खड़ी थी। उनकी आंखों में भी हल्का सा इमोशनल सा एहसास था। जैसे ही प्रताप जी अंदर आए, नैना जी ने आरती की थाली उठाई और उनकी आरती करके घर में उनका स्वागत किया। भगवान का शुक्र है, आप ठीक ठाक घर आ गए, उन्होंने हल्का सा भरी आवाज में कहा। उसके बाद अर्नव और अभिमान ने मिलकर व्हीलचेयर को धीरे धीरे अंदर ले गए। सब कुछ पहले से हाई अरेंज था। प्रताप जी के रूम में स्पेशल बेड, मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट सब रेडी था। अर्नव ने बहुत केयर से उन्हें बेड पर सुलाया और ब्लैंकेट ठीक कर दिया। डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस याद रखते हुए उसने नर्स को भी कहा, उनका ध्यान रखिए, उन्हें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। रूम में सब लोग खड़े थे, लेकिन अर्नव की नजर सिर्फ अपने पापा पर थी। और उस वक्त उसने मन ही मन एक बात डिसाइड कर ली, अब उन्हें किसी भी तकलीफ का सामना अकेला नहीं करना पड़ेगा। अर्नव रात को सिर्फ अपने ब्लैक लोअर में खड़ा था। ठंडी हवा उसके भीगे बालों को हल्की हल्की हिला रही थी। वो अपने रूम की बालकनी की रेलिंग को मजबूती से पकड़े दूर अंधेरे में फैली दिल्ली की लाइट्स को देख रहा था। आज उसका दिमाग बिल्कुल शांत भी नहीं था और पूरी तरह बेचैन भी नहीं, बस सोच में डूबा हुआ था। कुछ ही दिनों में उसकी लाइफ कितनी बदल गई थी। लंदन से इंडिया शिफ्ट होना कोई छोटा डिसीजन नहीं था। लंदन में उसका एम्पायर सेट था, बिजनेस भी, कनेक्शंस भी और सबसे इम्पोर्टेंट माफिया वर्ल्ड में उसकी पावर भी। वहां लोग उसका नाम सुनकर ही सीधे हो जाते थे। अर्नव सिंह रायजादा सिर्फ एक नाम नहीं, एक खौफ था। लेकिन अब उसने धीरे से एक गहरी सांस ली और रेलिंग को और कस के पकड़ लिया। इंडिया, उसने धीरे से खुद से कहा। यहाँ सब कुछ अलग था। यहाँ उसके पापा प्रताप जी की पॉलिटिक्स, उनका हेल्थ इशू, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और साथ में उसका खुद का डार्क एम्पायर। उससे सब कुछ एक साथ हैंडल करना था। और सबसे बड़ी बात, इंडिया में उसका माफिया नेटवर्क अभी उतना स्ट्रांग नहीं था जितना लंदन में था। यहाँ दुश्मन भी नए थे और रूल्स भी अलग। अर्नव की आंखों में एक ठंडी सी चमक आ गई। पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने धीरे से बोला। जहां अर्नव सिंह रायजादा खड़ा हो जाता है, वहां पाव खुद बन जाती है। उसने पॉकेट से सिगरेट निकली, लेकिन फिर कुछ सोचकर वापस रख दी। आज उसका दिमाग ऑलरेडी बहुत हैवी था। अर्नव अभी भी बालकनी की रेलिंग पकड़े खड़ा था। उसकी नजर अब गार्डन से हट चुकी थी और वापस अंधेरी रात में खो गई थी। तभी पीछे से अभिमान के कदमों की आहट आए। अभिमान आके उसके पास रुक गया। अर्नव ने बिना उसकी तरफ देखे ही ठंडी आवाज में पूछो, क्या अपडेट है? अभिमान ने सीरियस टोन में कहा, कुछ दिनों में शिफ्टिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और साथ में लंदन से जो इम्पोर्टेंट फाइल्स और कुछ स्पेशल लोग हैं, सब सेफली यहां ट्रांसफर हो जाएंगे। अर्नव ने हल्का सा सर हिलाया।
गुड। फिर अभिमान थोड़ा रुक गया, जैसे कुछ और बोलने में हेजिटेट कर रहा हो। अर्णव ने उसकी तरफ देखा और आंखों से ही इशारा किया, और अभिमान ने धीरे से कहा, एक और अपडेट है। अर्णव चुप रहा, बस उस बोलने का सिग्नल दिया। अभिमान ने हल्का सा सांस ली और बोला, इंडिया के माफिया वर्ल्ड को कहीं से ये पता चल गया है कि लंदन का माफिया किंग इंडिया में है। ये सुनते ही अर्णव की आंखों में एक ठंडी सी चमक आ गई। अभिमान ने बात कंटिन्यू की, इसलिए अब कई लोग एएस के बारे में इंफॉर्मेशन निकलने की कोशिश कर रहे हैं और उससे ढूंढने की भी। कुछ सेकंड्स तक बालकनी में खामोशी छा गई। फिर अर्णव के लिप्स पर एक हल्की सी डेंजरस स्माइल आई। उसने धीरे से कहा, इंटरेस्टिंग। अभिमान ने उसकी तरफ देखा। उससे पता था जब भी अर्णव ऐसे स्माइल करता है, मतलब किसी की खैर नहीं। अर्णव ने रेलिंग छोड़ दी और सीधा खड़ा हो गया। तो माफिया वर्ल्ड मुझे ढूंढ रहा है, उसने ऑलमोस्ट फुसफुसाहट में कहा। फिर उसने अभिमान की तरफ देखकर कहा, ढूंढने दो। उसकी आवाज अब और भी ठंडी हो गई थी। जब एएस खुद सामने आएगा, तब उन्हें समझ आएगा कि उन्होंने किस शैतान को जगाया है। अभिमान के फेस पर भी एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ गई। वो जानता था, अर्णव सिंह रायजादा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक ऐसा नाम है जिससे अंडरवर्ल्ड में लोग खौफ से याद रखते हैं।